तो भाई लोग नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हेक्सागोन न्यूट्रिशन के आईपीओ के बारे में। जी हाँ, कई कई दिनों के बाद लगभग एक डेढ़ महीने के बाद कोई एक अच्छा आईपीओ आ रहा है। तो मैं सोचा कि आज छुट्टी का दिन है तो इस बारे में बात करना चाहिए। तो बेसिकली अगर हम यह देखो, इसके फंडामेंटल्स के बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन अगर हम लोग सबसे पहले इसके धंधे के बारे में बात करें ना, तो इसका बिजनेस मेरे को अच्छा लगता है। ठीक है, अच्छा लगने का रीज़न क्या है, ये लोग असल में आप अगर इनको ऊपर ऊपर से पढ़ोगे, ऊपर ऊपर से देखोगे कि यार कंपनी क्या बेचती है, तो आपको पढ़ के लगेगा कि ये तो फार्मा कंपनी है, मतलब ये तो दवाई वगैरह बेच रही है। लेकिन असल में लोग दवाई नहीं बेच रहे हैं, बल्कि न्यूट्रिशन कंपोनेंट्स बेच रहे हैं। अगर आप उनको ये भी बोल सकते हो, वो जो क्या सप्लीमेंट्स, हाँ सप्लीमेंट्स भी आप बोल सकते हो। जो आप कभी भी जिम वगैरह करने जाओगे तो आपको अलग अलग तरीके का सामान दिया जाता है, केराटिन, प्रोटीन वगैरह, उसी टाइप का सामान जो है ये लोग बेचते हैं। एग्जैक्टली वो नहीं बेचते हैं, बट आप लोग ये समझ के चलो कि शरीर को जिन विटामिन और मिनरल्स का दरकार होता है, वो ये कंपनी जो है उन्हीं विटामिन और मिनरल्स को बेचती है। ठीक है, बाकी अगर आप देखोगे ना, तो ये असल में कैसे पैसा कमाती है, बेसिकली इनका दो मॉडल है जहाँ से लोग मेजॉरिटी पैसा कमाते हैं। एक मॉडल तो इनका यह है कि भाई डायरेक्ट बनाए और बेच दिए। ठीक है, जैसे कि आप मान लो कि कोई डाइजेशन का दवाई है, कोई एक पर्टिकुलर आपके बॉडी में विटामिन का कमी हो गया या किसी मिनरल का कमी हो गया, जिसके वजह से आपका डाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट एक तो प्रोडक्ट बनाएंगे एंड अपने ब्रांड के अंदर ये लोग आपको बेच देंगे। वो होता है B2C। लेकिन इनका जो उस सेगमेंट से रेवेन्यू आता है वो अराउंड 30% के आसपास का आता है, समझ रहे हो। इनका जो मेन रेवेन्यू ड्राइवर है वो है B2B2C, यानी कि ये लोग अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, किसी और बिजनेस को बेचते हैं, फिर वो बिजनेस फर्दर प्रोसेस करके आपको बेचती है। जैसे कि आप लोग मान लो कि हम लोग इसमें एग्जांपल लेते हैं जाइडस वेलनेस का। ठीक है, जाइडस वेलनेस क्या है, पीछे बायबैक करी थी तो वो हमारे दिमाग में घूम रहा है। तो उनका धंधा कुछ कुछ हेक्सागोन न्यूट्रिशन के जैसा ही है। तो हम लोग एट द एंड इसका वैल्यूएशन को जाइडस वेलनेस के वैल्यूएशन के साथ भी कंपेयर करेंगे। हालांकि जाइडस वेलनेस तो 1 लाख करोड़ का कंपनी है, तो ऑब्वियसली जो टेबल है वो टुवर्ड्स द जाइडस वेलनेस रहेगा, तो उसका वैल्यूएशन ऑब्वियसली थोड़ा सा कम रहना चाहिए एज कम्पेयर टू हेक्सागोन न्यूट्रिशन। बट एनीवेज हम लोग उस बारे में बात करेंगे। फंडामेंटल्स में इसका पर्सनली देखा नहीं हूँ, वो मैं आपके साथ ही रियल टाइम में देखने वाला हूँ। ठीक है, तो आप मान लो कि ये कंपनी ना कुछ अपना प्रोडक्ट बनाई और जाइडस वेलनेस इसके कस्टमर है, तो ये क्या करेगी, ये अपना प्रोडक्ट बना के जाइडस वेलनेस को देगी। फिर जाइडस वेलनेस उनके उस प्रोडक्ट को यूज़ करके अपना खुद का कोई प्रोडक्ट बनाएगा और बेचेगा। जैसे कि मान लो कि कोई एक पर्टिकुलर विटामिन या फिर मिनरल का दरकार पड़ता है डाइजेशन का दवाई बनाने के लिए। ठीक है, तो जो पर्टिकुलर मिनरल का दरकार पड़ता है ना, ये कंपनी जो है हेक्सागोन न्यूट्रिशन उसको बनाएगी और जाइडस वेलनेस वालों को बेच देगी। फिर जाइडस वेलनेस वाले अपना जो भी फॉर्मुलेशन बनाए होंगे, जो भी मिनरल इन्होंने उन्होंने परचेज किया होगा हेक्सागोन न्यूट्रिशन से, उसको इसमें अपने दवाई में मिलाएंगे और आपको बेच देंगे। तो ये होता है B2B2C, यानी कि आप धंधा कर रहे हो, किसी दूसरे आदमी को अपना माल बेचे जो कि अपना धंधा कर रहा है और वो आपको बेचा। समझ पा रहे हो बात को। एंड उस सेगमेंट से कंपनी का अराउंड 50% के आसपास का रेवेन्यू आता है, यानी कि 50% रेवेन्यू आता है B2B2C से और 30% रेवेन्यू आता है डायरेक्ट B2C से, यानी कि डायरेक्ट बनाए और आपको बेच दिए। तो 80% रेवेन्यू ये है। एंड बचा हुआ 20% रेवेन्यू या अलग अलग जो कि जैसे कि यूनेस्को तो नहीं है आई गेस, जैसे कि अपना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है एंड अलग अलग जो वेलफेयर स्कीम चलाने वाले अलग अलग तरीके के ऑर्गेनाइजेशन है ना, उनमें ये लोग अपना सप्लाई करते हैं। जैसे कि मान लो कि अफ्रीका या फिर किसी भी कंट्री में जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई आपदा आ गया, मेल न्यूट्रिशन हो गया या कोई पर्टिकुलर बीमारी फैल गया जिसको कि किसी न्यूट्रिशन से ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तो ये लोग अपना न्यूट्रिशन उन एनजीओ को भी, एनजीओ या फिर आप ऑर्गेनाइजेशन जो बोलना चाहो बोल लो, उनको भी ये लोग सप्लाई करते हैं। वहाँ से इनका अराउंड 20% के आसपास का रेवेन्यू आता है। तो 30% का रेवेन्यू B2C, 50% का रेवेन्यू B2B2C और अराउंड 20% का रेवेन्यू आता है इनका ये एनजीओ से। ठीक है, तो अगर हम लोग नेट देखें, इनका जो अराउंड 50% का, मतलब ये जो 80% मैंने आपको, मतलब रदर 100% जो मैंने आपको बोला, जिसमें कि 30, 50 और 20 का मैं आपको बताया, उसमें से 50% रेवेन्यू इनका एक्सपोर्ट करके आता है। ठीक है, यानी कि ये लोग किसी फॉरेन कंट्री को माल बेचते हैं जहाँ से इनको पैसा आता है। तो अगर हम लोग इस कंपनी को ऊपर ऊपर से देखें तो ये कंपनी मेरे को बिजनेस मॉडल वाइज अच्छी लगती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके बिजनेस मॉडल में। एंड इन अ वेरी लॉन्ग रन मेरे को लगता है कि ये बिजनेस को इन्फ्लेशन का भी फायदा मिलेगा, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट बेच रही है जिसका रेट अगर आप थोड़ा सा बढ़ा भी दोगे ना, तो ऐसा नहीं होगा कि डिमांड खत्म ही हो गया। मतलब हो सकता है कि एक बार के लिए अफेक्ट हो, लेकिन धीरे धीरे करके वापस से वो इनलाइन हो जाएगा। मतलब ये लोग जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो इलास्टिक नहीं है। अब इलास्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, इलास्टिक प्रोडक्ट उसको बोला जाता है कि अगर उस चीज़ का रेट कम हो गया तो डिमांड बढ़ जाएगा, रेट ज़्यादा हो गया तो डिमांड कम हो जाएगा। आप जैसे कि इसमें गोल्ड को पकड़ सकते हो, अगर गोल्ड का रेट गिर गया तो उसका डिमांड बढ़ जाता है, वो इलास्टिक है प्राइस के साथ। ठीक है, एंड अगर उसका रेट बढ़ गया तो उसका डिमांड जो है कम हो जाता है।
तो उस हिसाब से आपको देखना चाहिए। लेकिन इनका जो प्रोडक्ट है अगर उसका रेट घट गया या बढ़ भी गया तो इन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इनके पास ना एक तो प्राइसिंग पावर रहता है जिसकी वजह से इनका ऑपरेटिंग मार्जिन इन अ वेरी लॉन्ग टर्म कांस्टेंट रहता है। ऐसा नहीं होगा कि भाई कंपटीशन बहुत ज़्यादा आ गया तो इनको सस्ते में माल बेचना पड़ रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको देखना चाहिए। बाकी अगर हम लोग नीचे जाके फंडामेंटल्स के बारे में बात करें, बिजनेस तो आप लोग समझ गए होंगे। एंड इसको आप वैसे दवाई कंपनी मत समझना, न्यूट्रिशन कंपनी है। एंड न्यूट्रिशन कंपनी थोड़ी ज़्यादा सुपीरियर होती है क्योंकि उनमें रिस्क फैक्टर थोड़ा सा कम होता है। दवाई कंपनी अगर आप चला रहे हो तो भतेरा भतेरा उसमें झमेला है, कभी कोई लाइसेंस कैंसिल हो गया, कभी किसी चीज़ का लाइसेंस लो, कभी किसी झमेला हो गया। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो यूएस एफडीए का भी झमेला है। अगर यूएस एफडीए आई देखिए कुछ गड़बड़ी है तो अलग मामला हो जाएगा। पीछे नैटको फार्मा का कुछ हुआ था झमेला, वो कंपनी खट 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 करके गिरा था। तो उस हिसाब से आपको देखना चाहिए। तो अगर हम लोग अब इनका फंडामेंटल्स पे आते हैं, सबसे पहले अगर हम लोग इसका प्राइस का बात करें तो फेस वैल्यू 1 का है, लेकिन फेस वैल्यू से कुछ मतलब नहीं होता है। एंड इसका जो अपर प्राइस बैंड है 45 रुपीज़ का है, ठीक है। एंड जनरली हम लोग देखते हैं ये जो 150 रुपये का आईपीओ आता है ना, वो पता नहीं क्यों लिस्ट होने के बाद अच्छा करता है, जबकि उसका फंडामेंटल बेकार भी हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हालांकि ये एक तो गैम्बल वाला चीज़ हो जाता है जो मैं आपको बोला हूँ वो भी। एनीवेज अब हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे इनके फंडामेंटल्स की तरफ। तो अगर हम देखें तो एसेट से इतना कोई मतलब नहीं है। टोटल इनकम अगर हम देखें तो ठीक ठाक ही बढ़ रहा है, मतलब इतना कोई रैम्पेंट ग्रोथ नहीं है बट इतना कोई ख़राब ग्रोथ भी नहीं है। अराउंड इन लोग का 10% के आसपास का ग्रोथ हो ही रहा है देखा जाए तो, मतलब लेस देन 10% बोलना बेहतर रहेगा। अराउंड सिंगल डिजिट में ग्रोथ हो रहा है, हायर सिंगल डिजिट यानी कि 8 से 9% के बीच में लोग ग्रोथ कर रहे हैं। 31 मार्च 2023 में अराउंड 5.8 का रेदर 281 करोड़ का इन्होंने सेल किया था। फिर 24 में वो बढ़ के 304 करोड़ हुआ, अभी बढ़ के 331 करोड़ हुआ। एंड इस साल का ट्रेजेक्ट्री देख के लग रहा है, यानी कि इन्होंने 31 दिसंबर 2025 तक जो सेल किया है वो देखते हुए ऐसा लगता है कि शायद से इस बार ये लोग 350 करोड़ का मार्क को क्रॉस कर लेंगे, ठीक है। बाकी होगा नहीं होगा वो तो हम लोग को बाद में पता चलेगा। तो अगर हम यहाँ का मामला देखें तो ROE ROC बहुत कम है। अब हमको रीज़न देखना पड़ेगा कि इनका ROE ROC इतना कम क्यों है। इनके पास रिजर्व्स कितना है, डेट इक्विटी रेशियो के हिसाब से कंपनी बहुत ही अच्छी है, डेट का कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन हमको इसका रिजर्व्स देखना है यार, रिजर्व्स कहाँ पे है इसका। ROE डेट इक्विटी रिटर्न ऑन नेटवर्थ, रिजर्व्स कहाँ दिया हुआ है भाई। हाँ ये रहा। अगर आप इनका रिजर्व देखोगे तो 210 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास, ठीक है। तो कंपनी अराउंड अगर हम लोग देखें तो ROE ठीक है, वर्थ इट लगता है, मतलब ऐसा कोई ROE को थोड़ा आप नज़रअंदाज कर सकते हो। उसका रीज़न क्या है, कंपनी के पास रिजर्व अच्छा खासा है। मतलब जो कंपनी सेल ही कर रही है 300 करोड़ के आसपास का, एंड उसके पास जो रिजर्व्स है वो अराउंड अगर हम देखें तो 210 करोड़ के आसपास का है। तो ऑब्वियसली ये कहीं ना कहीं हम लोग को बताता है कि ROE इतना कम क्यों है, क्योंकि ROE का जो फॉर्मूला होता है ना उसमें रिजर्व्स को भी ऐड करना पड़ता है। तो उस हिसाब से आपको देखना चाहिए। तो आप ROE को एक बार के लिए अवॉइड कर सकते हो। एंड अच्छा है FSB, मतलब 10% का ROE, मतलब ये सेफ कंपनी, आप इसको समझ के चल सकते हो। लेकिन क्या रिटर्न देगी वो तो हम जाइडस वेलनेस के साथ कंपेयर करके आपको बता पाएंगे। आई गेस जाइडस वेलनेस थोड़ा सा सस्ता ही है इसके मुकाबले, जहाँ तक मेरे को ध्यान पड़ रहा है। डेट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ROE को भी आप एक बार के लिए, मैं आपको बोला कि नज़रअंदाज कर सकते हो। लेकिन अगर हम इनका नेट प्रॉफिट देखें तो कंपनी अच्छा पैसा कमा रही है। अगर आप देखोगे तो अराउंड इनका जो मार्जिन है वो 15% के आसपास का रहता है। बिट्टा का बात हो रहा है, एंड नेट प्रॉफिट तो फिर कम ही हो जाता होगा थोड़ा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देखोगे तो अराउंड वो तो 10% से भी कम रह रहा है। मतलब ठीक है, एबिटा 15% के आसपास का है, लेकिन अगर आप इनका 15% भी नहीं है यार। एबिटा का मामला थोड़ा सा ख़राब ही है, फ्लक्चुएटिंग सा एबिटा है इनका। बट ऐसी कंपनीज में ये प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए अगर देखा जाए तो। एक सेकंड, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो गया मेरे से। हाँ, एबिटा एबिटा अगर हम देखें तो थोड़ा सा फ्लक्चुएटिंग टाइप का ही है। एंड मेरे को लगता है कि ये प्रॉब्लम अगर कंपनी किसी तरीके से सॉल्व करती है कि भाई इनका जो एबिटा इतना फ्लक्चुएट कर रहा है वो अगर किसी तरीके से कांस्टेंट कर पाई तो मेरे को लगता है कि इसके लिए अच्छा होगा। बट नेट प्रॉफिट ऑब्वियसली टैक्स वगैरह डेप्रिसिएशन वगैरह काटने के बाद वो थोड़ा बहुत कम हो ही जाता है। नेट नेट अगर हम देखें तो कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी वाइज ठीक लगती है। एंड अब देखोगे इन अ वेरी लॉन्ग रन इनका जो इसी टाइप का एबिटा जो है मेंटेन रहेगा, ज़्यादा घटेगा नहीं तो ज़्यादा बढ़ेगा भी नहीं, क्योंकि इनका बिजनेस थोड़ा उस टाइप का है। अगर अगर हम आगे बढ़ें तो इनका OFS वगैरह तो पूरा का पूरा OFS ही है शायद। हाँ, पूरा का पूरा जो है OFS है। एंड या ये एक तो नेगेटिव चीज़ है कि यार पूरा तुम OFS क्यों कर रहे हो। एंड वैल्यूएशन ये लोग क्या रखें अपना, इनका जो मार्केट कैप है वो 533 करोड़ हो भाई, वैल्यूएशन वाइज सस्ता है कंपनी। 533 करोड़ का ये लोग मार्केट कैप अपना डिमांड कर रहे हैं,
जबकि इन लोग का जो बिजनेस है वो है अपना कितना 300 करोड़ के आसपास का, 350 शायद से इस बार हो सकता है, तो 350 पकड़ो, 350 करोड़ के आसपास का इनका धंधा है। एंड 500 करोड़ का मार्केट, 550 करोड़ का मार्केट कैप, इट इज़ नॉट टू हाई, मतलब ज़्यादा कोई महंगा नहीं है। एंड प्राइस अर्निंग रेशियो, हालांकि पी रेशियो तो देख के कोई मतलब है नहीं, बट एक बार पी रेशियो भी देख लें तो 22 का पी रेशियो इज़ नॉट दैट मच टू आस्क। ओवरऑल कंपनी ठीक लगती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिस्टिंग हो जाएगा ऐसा मेरे को नहीं लगता। बट हाँ, कंपनी बहुत सेफ है एंड बिजनेस मॉडल कंपनी का अच्छा है, हर एक हिसाब से कंपनी ठीक लगती है। बट वैल्यूएशन के हिसाब से भी ठीक ही है, तो इसका नेगेटिव लिस्टिंग का चांस मेरे हिसाब से कम लगता है मेरे को। एंड अगर भी ये नेगेटिव लिस्ट हुआ तो मेरे को लगता है कि थोड़ा सा रुक के आप अगर थोड़ा बढ़िया नीचे, अच्छा खासा नीचे के भाव में मिलता है, क्योंकि जनरली हम लोग देखें अगर अचानक से मार्केट कंडीशन खराब हो जाता है ना, तो सबसे पहले आईपीओ कंपनी को पीटा जाता है ऊपर से, मतलब पूरा ठोक ठोक के उसको शांत किया जाता है। अभी हम लोग सारे कंपनीज को देख रहे हैं, सब ऑलमोस्ट आईपीओ प्राइस पे आ गए। टाटा टेक्नोलॉजीज भी कहाँ पे 500 में आईपीओ किया था, 1400 में लिस्ट हुआ था, 1400 में तो लिस्ट नहीं हुआ था, बट लिस्ट के बाद वो 1400 तक गया था। बट अगर आप लोग अभी का भाव देखोगे तो वो अपने आईपीओ प्राइस पे आके ऊपर गया, अराउंड 520 525 तक आया था, फिर अब वो ऊपर की तरफ चल रहा है, मतलब 1400 का स्टॉक गिर के 520 आ गया। तो अब आगे मैं क्या ही बोलूँ, नेट ऑफ करके अगर हम देखें तो कंपनी ठीक लगती है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, अगर ये सब कंपनी कभी टूटे हुए भाव में मिले तो अच्छा है। अप्लाई करने के हिसाब से मेरे को लगता है कि लो रिस्क आईपीओ है, एक बार अप्लाई कर दिया जाए अपने वेल्थ एडवाइजर से बात करके, तो मेरे को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता है। अगर भी ये नेगेटिव लिस्ट हुआ तो 2-3 पॉइंट का रिस्क रहेगा, अगर ये पॉजिटिव लिस्ट हुआ तो मेरे को लगता है कि 7-8-10 पॉइंट के आसपास ये ऊपर लिस्ट हो सकता है, बिकॉज वैल्यूएशंस को इतना ज़्यादा है नहीं। अब एक बार हम जाइडस वेलनेस के साथ कंपेयर कर लेते हैं। हालांकि एक प्रॉब्लम इस कंपनी में है, अगर मैं सब कुछ अच्छा बोल रहा हूँ तो एक चीज़ खराब भी बोलूँगा कि इतना छोटा बेस होने के बावजूद भी ये लोग जो है अपना ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, ये एक तो प्रॉब्लम तो मानना पड़ेगा। अगर हम जाइडस लाइफ साइंसेस तो नहीं, जाइडस वेलनेस को देखना ज़्यादा बेहतर होगा। जाइडस वेलनेस, हाँ, अगर हम जाइडस वेलनेस को देखें तो ये 15,000 करोड़ का मार्केट कैप लेके बैठा है, 66 का पी रेशियो है। पी रेशियो ऑब्वियसली हाई है, लेकिन पी रेशियो हाई होने का रीज़न क्या है, 46% का सेल्स ग्रोथ है। एंड उसका सेल्स ग्रोथ कितना, हायर सिंगल डिजिट, यानी कि 8, 8.5, 9 पॉइंट के आसपास का हमारा ये हेक्सागोन न्यूट्रिशन का ग्रोथ है। तो ये जो हाई पी रेशियो में बिक रहा है, उसका रीज़न आप लोग को यहीं पे सामने देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। 4 गुना ज़्यादा ग्रोथ है, यानी कि ये लोग अगर 8 पॉइंट का ग्रोथ कर रहे हैं तो ये लोग 46 पॉइंट का ग्रोथ कर रहे हैं, यानी कि 4-5 गुना ज़्यादा सेल्स ग्रोथ, तो 4-5 गुना ज़्यादा पी रेशियो, एज सिंपल एज दैट। एंड आरओई इसका भी बहुत कम है, जिसका रीज़न मैं आपको ऑलरेडी बता दिया। इन सब कंपनीज के पास रिजर्व्स बहुत ज़्यादा रहता है, जैसे कि अगर आप देखोगे तो इसके पास भी अराउंड 5,700 करोड़ का रिजर्व्स है, जबकि ये कंपनी सेल करती है मात्र 3,900 करोड़ का। तो आरओई क्यों कम है आप लोग समझ गए होंगे। एंड ये भी कंपनी सेफ ही है, तो ये सब सेक्टर में जो जो कंपनी काम करती है उनको सेफ ही कंसिडर किया जाता है। तो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि हेक्सागोन भी सेफ है, लेकिन हाँ, इनका जब तक थोड़ा सेल्स ग्रोथ नहीं आएगा थोड़ा एक तो इशू रहेगा। बट अगर आप मेरे से पूछोगे, अच्छी कंपनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईपीओ में अप्लाई करने के हिसाब से आराम से अप्लाई किया जा सकता है। इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।